सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल माय टीम मेंबर्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। ठंड भरी सुबह में एक नई सीरीज़ के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स गॉड चैनल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सो मेरा नाम अंकित। आज मैं आपको टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 3 में हम लोग कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू टॉर्क पढ़ा था एंड वी सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, एंड आज भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द टॉपिक दैट इज टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, इसका नाम टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए है क्योंकि इसमें टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ आर इंटर रिलेटेड। क्लियर? दोनों के दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं आपस में, इसलिए मैंने जो टॉपिक का नाम रखा है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखा है। पार्ट 1 में आपने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी, पार्ट 2 में आपने क्या रखा, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन देखा। क्लियर? यू सॉ मैथमेटिकल पोर्शन पार्ट 2। इन पार्ट 3 वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स। क्लियर? देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द टॉपिक। इन द प्रीवियस 2 लेक्चर पार्ट 2 मैंने आपको कुछ क्या बताया था, कुछ 2 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में, तो उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो गेट रेडी, वेल फोकस्ड, लेट्स स्टार्ट। सो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन द प्रॉब्लम फर्स्ट। द व्हील ऑफ अ मोटर, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। द व्हील ऑफ अ मोटर accelerated uniformly, write down the wheel of a motor accelerated uniformly from rest to stop, rotates through 2.5 रेडियन। थोड़ा राइटिंग मेरा ठीक नहीं है, उसको माइंड मत रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। रोटेट्स थ्रू 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, full stop. Find the angle rotated during the, find the angle rotated during the, find the angle rotated during the next second, during the next second. क्लियर? सो राइट डाउन एंड वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है तो प्लीज ट्राई बाय योर ओन फर्स्ट, देन आई विल सॉल्व। ओके, क्वेश्चन कह रहा है द व्हील ऑफ अ मोटर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट रोटेट्स टू अ 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। सो इसका आप फिगर बना लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हील कह रहा है द व्हील ऑफ अ मोटर, मान लीजिए इट रोटेट्स टू एंगल, ये व्हील है, ये व्हील है, और व्हील पर मैंने क्या ले लिया, व्हील पर एक पार्टिकल है, रोटेट करेगा तो पार्टिकल को हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से पहले व्हील का पार्टिकल यहाँ था, व्हील क्या था, ऐसे रोटेट कर रहा है। एट t इज इक्वल टू 0 व्हील क्या था, रेस्ट पर। क्लियर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन आफ्टर दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड इट रोटेट्स थ्रू हाउ मच एंगल,
2.5 रेडियन, क्लियर, 2.5 रेडियन। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, मींस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये यहाँ पर है, क्लियर, इट इज एट पॉइंट p, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, लेट अस सपोज दिस कम टू द प्लेस p डैश, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच इट रोटेट्स, कितना एंगल ये रोटेट किया ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, मतलब अगले सेकेंड में, यानी कि पहले 1 सेकेंड पे यहाँ था, जैसे ही एक और सेकेंड होता है नेक्स्ट सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पे जैसे पहुँचेगा तो ये कितना एंगल रोटेट करेगा, ये पूछ रहा है, क्लियर, समझ आ गया। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था इन द रिजिड बॉडी मोशन, व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन शुड रिमेन्स सेम, क्लियर। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट अल्फा, तो इस इक्वेशन में आपको लगाना है अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इनिशियल थीटा कितना दिया है, टाइम देखिए t नहीं है, बेसिकली आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t नहीं है, बेसिकली t क्या है, डेल्टा t2 माइनस t1, यहाँ क्या है कि t1 की वैल्यू 0 है, इसीलिए आपको क्या लिख दिया है, डेल्टा t को हम t2 लिख सकते हैं या फिर t लिख सकते हैं, क्लियर। अगर आप इनिशियल टाइम पीरियड को 0 मान रहे हैं, 0 सेकेंड, तो उस कंडीशन में इक्वेशन लिखी हुई है। बेसिकली इक्वेशन क्या है, बेसिकली डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डेल्टा टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। लेकिन हमारा इनिशियल टाइम पीरियड हमने क्या माना, एट t इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा t इज इक्वल टू t, क्लियर, दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन। ये ऊपर वाली इक्वेशन इसलिए लिखी है, बच्चों को क्या है कन्फ्यूजन होता है और बच्चों को यही पढ़ाई जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमेशा याद रखना उसमें t इज इक्वल टू 0 लेते हैं इनिशियली, इनिशियल फाइनल लेना हमारे ऊपर है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। यहाँ मैंने इनिशियल ये ले लिया और फाइनल मैंने ये ले लिया पहले, क्लियर। तो कितना रेडियन चला, 2.5 रेडियन, क्लियर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 रेडियन। अल्फा की यूनिट क्या होगी बताइए, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो डी ओमेगा बाई डी टी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ, अल्फा की वैल्यू निकल गई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इसको इनिशियल मानिए, अब इसको इनिशियल मानिए पी पॉइंट वाले को और पी डैश को फाइनल मान लीजिए, क्लियर, समझ आ गया। नाउ अप्लाई द सेम इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू मिल गई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपको क्या निकालना है, देखिए इसको इनिशियल इसको फाइनल मत मानिए, इसको इनिशियल मान लीजिए, आपको और आसानी होगी, क्लियर। इसको इनिशियल इसको फाइनल। अब पहले हमने 0 to 1 सेकेंड पे निकाला था, चले थे, यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं चल रहा हूँ 0 से 2 सेकेंड के बीच में, 0 से 2 सेकेंड में मैंने इक्वेशन लगाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों करा 0 से 2, क्योंकि मेरे लिए फ़ायदा था, क्योंकि मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0 दी हुई है रेस्ट कंडीशन पे, इसलिए मैंने इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना। देखिए कितना आसान हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 5 हो गई और टी की वैल्यू क्या होगी 2 × 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 10 रेडियन, 10 रेडियन आ रहा है, क्लियर, 10 रेडियन, क्लियर। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 रेडियन। नाउ अंडरस्टैंड, ये आपका क्या रहा, व्हील है और ये सेंटर है, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल यहाँ तक आया, क्लियर। यहाँ से चल के P0 से P1 पे कितना चला 2.5, क्लियर। एट 0 से 1 सेकेंड में इतना चला 2.5 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में कितना चला
ये कितना चला, आपको कितना निकाला आपने, हाँ पहले सॉरी थीटा की वैल्यू दी हुई है, हाँ 2.5 रेडियन दिया हुआ क्वेश्चन में। अब थीटा 0 से 2 सेकंड में कितना चला, 10 रेडियन। क्लियर, ये 10 रेडियन निकल गया। देखिए ये एंगल आपको पता है 10 रेडियन। क्लियर, तो आपको अगर ये एंगल निकालना है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना एंगल रोटेट करा नेक्स्ट सेकंड में, बताइए 10 माइनस 2.5 तो कितना आएगा बताइए, 7.5 रेडियन। दिस इज द आंसर, दिस इज द एंगल रोटेट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, विच इज़ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। हमेशा याद रखिए इन सच प्रॉब्लम इनिशियल से स्टार्ट करिए। 0 से 1 सेकंड में कितना एंगल चला, 0 से 2 सेकंड में कितना चला, वहाँ से एंगल कितना आ गया, पहले में 2.5, अगले में कितना चला 0 से 2, दिस माइनस दिस, आपको पता चल जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड अगले एक सेकंड में कितना चला। क्लियर, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मूव टू द टुडेज लेक्चर। ओके, डेली एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करा करेंगे इसी तरह, ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्डअप होते रहे, हम लोग अप्लाई करना भी सीख जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। लेट मी द फर्स्ट, किसी का कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द चैट बॉक्स और यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप। क्लियर, सो देखिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन हम लोग उनको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे को कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि विदाउट टॉर्क, क्लियर, विदाउट टॉर्क अ बॉडी कांट हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन में आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई m। क्लियर, ये तो पढ़ा था आपने। लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। क्लियर, किसी बॉडी पर अगर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो हो, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, तभी क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, समझ आ गया। बट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन में जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, क्लियर, अगर ये जीरो है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपका नेट फोर्स, क्लियर, इट इज नॉन जीरो, देन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। क्लियर, देन इट हैज एक्सेलरेशन। ये कहाँ बताया गया था, हमने कहाँ पढ़ा था, मोशन इन 1D, लीनियर मोशन में। क्लियर, आइदर इन एक्स वाई और इन प्लेन। वहाँ हमने ये बताया था अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट विल नॉट एक्सेलरेट, इट विल रिमेन मूव विद द सेम वेलोसिटी। इफ इट इज नॉन जीरो देन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। क्लियर, ये बात थी हमारी लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, रोटेशन में ऐसा नहीं है। क्लियर, अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर, किसी बॉडी पर फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, लाइट इज अ डस्टर, इस डस्टर पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा, स्टिल इट हैज टॉर्क। क्लियर, ये बॉडी है, क्लियर, इसका कोई सेंटर ऑफ मास है। क्लियर, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इट मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो, हमने बताया था एक्सेलरेशन इज जीरो ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्पाइट ऑफ दैट इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो नहीं है। क्लियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और होगा भी, इट मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, व्हाट, इट इज ऑल्सो जीरो। बट स्टिल इस बॉडी में क्या रहेगा, रोटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल फैन गोल गोल घूमता है। क्लियर, गोल गोल घूमता है फैन, तो फैन का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा रेस्ट पर रहता है। क्यों, अगर वो फैन का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इट मीन्स व्हाट, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट।
उस स्पेशल पॉइंट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स सेम होता है जो इंडिविजुअल फोर्स के बराबर। क्लियर? मैंने अगर आपको किसी ने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा तो प्लीज़ रीड, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ACM, अगर ACM 0 हो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आप थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हमारा सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, आवर सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, इट मीन्स व्हाट? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट विल बी 0। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो देखिए, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है, बॉडी में एक्सेलरेशन है अल्फा, दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी बॉडी में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट मीन्स वहाँ टॉर्क होगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नॉन ज़ीरो है, क्लियर, देन देयर इज सम टॉर्क। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, स्टिल बॉडी पर क्या रहेगा? टॉर्क। स्टिल बॉडी एक्सेलरेट। रोटेशन बता रहा हूँ, अगर बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट मीन्स वहाँ क्या रहेगा? टॉर्क। क्लियर? सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर अल्फा है, अगर बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो वहाँ टॉर्क भी होगा। विदाउट टॉर्क अ बॉडी कांट हैव एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, स्टिल इट इज एक्सेलरेटेड एंगुलरली। समझ आ गया? सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी स्टिल व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी पर रहेगा। लेकिन लीनियर मोशन में क्या था कि अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या था? 0। लेकिन एंगुलर में क्या है? जब बॉडी रोटेट करती है, वहाँ अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, स्टिल वहाँ क्या रहेगा? बॉडी एक्सेलरेट करेगी एंगुलरली। ये फ़र्क है लीनियर और रोटेशन में। रोटेशन में क्या होगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी एंगुलरली, एंगुलर एक्सेलरेशन फिर भी उसके पास होगा। लेकिन अगर लीनियरली बॉडी मूव कर रही है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है वहाँ पर, तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। बॉडी मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी मूविंग इन अ रोटेशन मोशन एंड अ लीनियर मोशन। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? सो इट मीन्स व्हाट? If there is a angular acceleration, there is a torque. Clear? Higher the torque, higher is the angular acceleration. How? किसी फैन का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। जब आप फैन को इनिशियली क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो फैन क्या होता है? इसकी स्पीड क्या होती है? धीमे धीमे बढ़ता है, तेज होता है, देखा होगा। जब फैन का ब्लेड स्लोली चलता है, क्लियर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ओमेगा क्या होता है? डी थीटा ओवर डी टी। क्लियर? जब फैन स्लोली चलता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी मीन्स जो उसका एंगुलर पोजीशन, यानी इसका जो एंगल चेंज होता है, ब्लेड होता है फैन का, ये जो ब्लेड है, ये फैन है, इसके ब्लेड्स हैं। क्लियर? ये ब्लेड्स हैं इसके, और ये फैन ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका जो ब्लेड है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो देखिए, ये कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल कर रहा होगा इन टाइम टी। तो इनिशियली पंखा जब धीमा चलेगा, तो ये जो एंगल डी थीटा अपॉन डी टी, इसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, वो क्या रहेगा? स्लो। क्लियर? आफ्टर सम टाइम आपने देखा पंखा तेजी से घूमता है। जब तेजी से घूमेगा, तो डी थीटा ओवर डी टी ये ज़्यादा होगा। कम समय में क्या होगा? पहले क्या होगा? हमारा जो फैन है वो इनिशियली क्या होगा? पहले इतना एंगल कवर करेगा, बहुत छोटा सा। जब पंखा स्लो चलेगा, लेट्स सपोज थीटा 1, जब वही फैन
बहुत तेजी से मूव करेगा तो उतने ही टाइम में, इन द सेम टाइम इट विल कवर अ लार्जर एंगल θ2. क्लियर? सो डी थीटा ओवर डी टी क्या रहेगा? θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. क्लियर? तो फैन इनिशियली क्या होता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट स्लोली इंक्रीज करती है, देन इट बिकम्स कांस्टेंट. तो अल्फा क्लियर, अल्फा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ा, अल्फा बढ़ा, और अगर अल्फा बढ़ेगा इट मीन्स उस पर लगने वाला टॉर्क भी ज़्यादा है. जब तक टॉर्क ही नहीं होगा तो कोई बॉडी एंगुलरली एक्सेलरेट नहीं करेगी. सो यू कैन राइट फ्यू थिंग्स, यू कैन राइट, क्योंकि ये चीज़ आप भूल जाएंगे अदरवाइज. राइट डाउन, write down, it is the total torque, that decides the angular acceleration. Clear? Angular acceleration. क्लियर? ये तो यहाँ हो गया. लीनियर में लिखिए, इट इज द टोटल फोर्स मीन्स नेट फोर्स that decide the linear acceleration. क्लियर? किसी को कोई डाउट बताइए? समझा गया? यही हमने बताया अभी तक कि अगर नेट टॉर्क अगर बॉडी पर ज़ीरो है तो बॉडी एंगुलरली एक्सेलरेट नहीं करेगी. क्लियर? तो वहाँ नेट टॉर्क डिसाइड करता है, कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी नहीं एंगुलरली. while in linear it is the total force that decide. Clear? So in order to have a higher angular acceleration, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमे तो आपको क्या करना है, उसको तेज़ी से घुमाना है. क्लियर? यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी. किसी फैन को अगर आपको तेज़ी से घुमाना होता है तो आप क्या करते हैं, रेगुलेटर से उसकी स्पीड को वेरी करते हैं. क्लियर? आपने देखा होगा रेगुलेटर होता है, उसको आगे पीछे करके उसको 5 पे ले जाते हैं तो बहुत तेज़ी से घूमता है. इट मीन्स यू आर अप्लाइंग मोर पावर, मोर वोल्टेज, यू आर अप्लाइंग मोर एनर्जी. सो देयर इज यू आर अप्लाइंग मोर एनर्जी इट विल परफॉर्म मोर वर्क. और जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना तेज़ पंखा घूमेगा, और जितना ज़्यादा तेज़ पंखा घूमेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी. और जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा का मतलब क्या है, टॉर्क ज़्यादा लग रहा है. नेट टॉर्क एक्टिंग, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मोर. क्लियर? तो सारी चीज़ इंटर रिलेटेड है. जब तक आप फैन को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे टिल फैन भी तेज़ी से नहीं घूमेगा. अगर आप लो वोल्टेज पे फैन को ऑन करेंगे तो आपने देखा होगा फैन स्लोली मूव करता है. वही फैन अगर आप हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करें, मतलब ज़्यादा पावर दें आप उसको, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है. अगर आप ज़्यादा पावर देंगे देन इट विल रोटेट एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. क्लियर? देन दैट कंडीशन ओमेगा इज वेरी हाई, अल्फा इज वेरी हाई, टॉर्क इज वेरी हाई. क्लियर? सो वी विल लुक एट फ्यू थिंग्स टुडे. क्वेश्चन पहले तो उन क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क में. आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन. उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग कुछ कंसेप्ट लेंगे. क्लियर? सो टेल मी, अगर किसी ने करा हो वो प्रॉब्लम. ये मेरी बॉडी है. क्लियर? एंड दिस इज द एक्सिस AB. Clear? This is the axis and this is the particle
in a body, in a rotating body I am considering that is moving in a circular path. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि कोई भी पार्टिकल अगर आप लेंगे किसी भी रोटेटिंग बॉडी में, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और इसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए मैंने ओरिजिन ये कंसिडर करा है, इट हैज़ सम रेडियस r, और वी कांट से दैट इट इज़ रेडियस, इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक समझना है? अब देखिए कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर कितने फोर्स होते हैं? देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, वन इज टेंजेंशियली एंड अनदर इज रेडियली। तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स तो रेडियली लग रहा होगा, एक फोर्स कैसे लग रहा होगा? टेंजेंशियली, Ft एंड Fr रेडियली। क्लियर? सो यू कैन राइट फर्स्ट थिंग, अगर you can write first consider, you can write consider, you can write consider a particle, consider a particle P of mass m, of mass m, rotates in a circle, rotates in a circle of radius r। क्लियर? यहाँ तक लिखा आपने। आफ्टर दैट राइट डाउन द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट डाउन द रेडियल एक्सेलरेशन, द रेडियल एक्सेलरेशन, the radial acceleration of the particle is, क्या होगा बताइए? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया है v² अपॉन r, पढ़ाया था आपको, AC। क्लियर? इसके बाद लिखिए द रेडियल फोर्स, द रेडियल फोर्स ऑन इट कितना होगा बताइए? रेडियल फोर्स क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, इट मीन्स m इंटू v² अपॉन r, और v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से किसी को दिक्कत कोई? क्लियर? इसी तरह क्या होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट डाउन द tangential acceleration, tangential acceleration of the particle, of the particle is क्या होगा? dv over dt, dv over dt। क्लियर? अगर आपको टेंजेंशियल क्या निकालना है? फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा बताइए? टेंजेंशियल फोर्स व्हाट विल इट बी? कितना होगा देखिए? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, dv ओवर dt। क्लियर? और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। क्लियर? v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, और यहाँ से हमने अगर पुट किया, r तो कांस्टेंट रहेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सिंस what this force is variable Ft। clear? I am telling you v is equal to d over dt, v is equal to r omega। clear? r कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, we will take it outside, तो क्या होगा? m r d omega अपॉन dt। क्लियर? समझ आ गया? तो टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया हमने, रेडियल फोर्स निकाल लिया। नाउ अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, विच फोर्स विल प्रोवाइड टॉर्क? अब बताइए कौन सा ऐसा फोर्स है डेट विल प्रोवाइड टॉर्क? अगर आप लोग यही पहचान गए ना जो मैंने कल पढ़ाया था, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच द पार्ट 2 लेक्चर देन कम टू द पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं
जिनका आंसर, जिनको पढ़ के आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये एक बॉडी थी। क्लियर? मेरा जो पॉइंट है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्लियर? अब ये जो रेडियल फोर्स है दैट इज इंटरसेक्टिंग, देखिए रेडियल फोर्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्सिस को। इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। तो आप देखिए कोई टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये, इसकी वजह से क्या बॉडी मूव करेगी, रोटेट करेगी? नहीं करेगी। क्लियर? विल इट रोटेट? नो। देखिए एक्सिस पे क्या लग रहा है? रेडियल फोर्स लग रहा है। क्लियर? सो विल इट रोटेट? नो। बट टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है दैट इज नाइदर पैरेलल, क्लियर, नॉर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द स्क्यू लाइंस। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस विच आर पैरेलल बट नॉट इंटरसेक्टिंग एंड आर परपेंडिकुलर। क्लियर? आप लोग पढ़ना मैथ्स में, आप लोगों को स्क्यू लाइंस पढ़ना। ये एक्सिस आप देख रहे हैं, एक्सिस ये रही मेरी। क्लियर? और टेंजेंशियल फोर्स ये रहा। क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, बट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन टॉर्क किसकी वजह से होगा बॉडी में? ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर? देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज 0 एंड टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन जीरो, रीजन पता चल गया? ओके, सो यू कैन राइट आई एम रबिंग दिस। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। सो राइट डाउन, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? सो लिखिए, राइट डाउन, टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज 0। क्लियर? टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज 0। राइट डाउन नेक्स्ट, टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है और ये फोर्स है, ये स्क्यू लाइन से। मैंने कल आपको ये टॉपिक बताया था कि अगर फोर्स और एक्सिस परपेंडिकुलर हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो, तो कैसे करते हैं? टॉर्क क्या होता है उनका? टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई व्हाट? मल्टीप्लाई द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू बोथ। तो देखिए ये डिस्टेंस जो r है वो f के परपेंडिकुलर है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो f इंटू लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड एक्सिस, तो वो क्या होगा? r। तो एफ टी कितना निकाला है आपने? क्या था? m r डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू r। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर? सेम है? ओके। और ये जो आपका क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा? अल्फा। सो कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स, तो ये होगा एम आर स्क्वायर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? लेकिन ये मैंने सिंगल पार्टिकल की वजह से निकाला है कि अगर एक सिंगल पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वजह से कितना टॉर्क लगता है? इतना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतना बताइए, क्या बॉडी में सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल होगा? नो, देयर विल बी मोर देन वन पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी। क्लियर? देयर विल बी मोर देन वन पार्टिकल इन अ रिजिड बॉडी। तो हमको क्या करना पड़ेगा?
समेशन करना पड़ेगा ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क। क्लियर? तो नेट टॉर्क टाउ टोटल, क्लियर क्या होगा? समेशन ऑफ टाउ आई। टाउ आई क्या है? टॉर्क ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल। यू कैन राइट टाउ आई इज व्हाट? टॉर्क ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल, क्लियर? लिख लेना, ठीक है? राइटिंग का मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। देखिए अगर ये एक पार्टिकल है, इसकी वजह से टॉर्क कितना आया वो हमने निकाल लिया। ऐसे कितने सारे पार्टिकल होंगे, P1 P2, क्लियर? ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, क्लियर? सो उन सभी की वजह से भी टॉर्क होगा। देन वी विल डू समेशन। तो अगर आप समेशन करेंगे, इफ यू डू समेशन, देन अब क्या मिलेगा? देखिए मैंने जनरल मान के चला, राइट डाउन, क्लियर? मैंने एक जनरल मान लिया पार्टिकल, ये मेरी क्या है? इट इज रिजिड बॉडी, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। आई एम टेकिंग द जनरल पार्टिकल P, जिसका डिस्टेंस क्या है? RI, मैंने मान लिया RI, एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर? यहाँ तक समझना है? कोई डाउट किसी को? ओके। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा? टाउ आई बताया था MR स्क्वायर अल्फा। अल्फा तो सबका सेम रहेगा, मैंने आपको बताया था MR स्क्वायर अल्फा। अब नेट टॉर्क क्या आएगा? टाउ टोटल समेशन ऑफ टाउ आई। क्लियर? तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे टॉर्क, नेट टॉर्क MRI स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब देखिए अल्फा कांस्टेंट है तो सबके लिए सेम रहेगा, हम बाहर ले सकते हैं। टाउ टोटल क्या रहेगा? अल्फा समेशन MRI स्क्वायर, और M मत लीजिए, ठीक है? इसको ले लीजिए MI। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल का क्या होगा? मास अलग अलग रहेगा। क्लियर? क्लियर समझ आ गया आपको? MI RI स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल टू 1 से N। क्लियर? समझ आ गया आपको? सो ये जो क्वांटिटी है समेशन MI RI स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 से N, दिस इज द व्हाट? राइट डाउन, दिस इज द क्वांटिटी I। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कहाँ से आती है आपको पता चल गया? ये यहाँ से निकलता है। क्लियर? MI RI स्क्वायर क्या है? इट इज अ, देखिए ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये क्या है? I बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन समेशन MI RI स्क्वायर तो पता चल गया पूरी बॉडी का हो गया, क्योंकि समेशन किया है मैंने। खाली अगर आपसे पूछा जाए इफ समबडी आस्क व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द सिंगल पार्टिकल, तो MI RI स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल। क्लियर? इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं और आप समझ जाइए। क्लियर? समझ आ गया आपको? द क्वांटिटी I इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी क्या है? ये हमारी बॉडी है, रिजिड बॉडी। क्लियर? बॉडी का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी। यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट? क्लियर? बताइए यहां तक किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? ओके।
देखिए ये तो टाउ टोटल हमारे अकॉर्डिंग क्या है, देखा जाए तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आएगा, अल्फा इंटू आई। तो यहां से अब आपका एक जनरल क्या बन गया, टाउ टोटल नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? किसी कोई डाउट बताइए? तो मैंने आपको यहां से ये प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली नेट टॉर्क डिवाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? और मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। मैंने आपको बताया था ना, अल्फा हायर द अल्फा हायर इज द टॉर्क, हायर द अल्फा हायर इज द ओमेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैंने आपको बताया था अगर नेट टॉर्क लगेगा बॉडी के ऊपर, इफ देयर इज नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर? अगर टाउ नेट टॉर्क अगर बॉडी पर जीरो हो गया तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू हैव अ एक्सेलरेशन, इन ऑर्डर टू हैव अ एंगुलर एक्सेलरेशन, बॉडी शुड हैव नेट टॉर्क। क्लियर? if there is no net torque acting on a body, then what happen, angular acceleration will be zero। इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट कराने के लिए। किसी फैन को अगर रोटेट कराना है तो उस पर क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, एक रिजल्टेंट नेट टॉर्क लगना चाहिए। समझ आ गया? लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता था, वहाँ नेट फोर्स की बात करते थे। किसी बॉडी पर अगर लीनियर एक्सेलरेशन होना चाहिए उसके लिए क्या चाहिए हमको, वी नीड नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स वी नीड। while in case of rotating body there should be a net torque acting on a body to have a angular acceleration। वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं लेते, वहाँ लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ रिजिड बॉडी में रोटेशन में क्या लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? देखिए ये तो हमारे अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये तो चीज़ हो गई। अब देखिए क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या ये नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क आपको जो मिला है इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, इंटरनल फोर्सेस का है या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस का है, ये हम लोग अब देखेंगे। ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन टाउ टोटल क्या था, आई अल्फा। क्लियर? समझ आ गया? लेकिन टाउ टोटल में ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समेशन आर क्रॉस एफ, ये भी तो होगा। किसी सिंगल पार्टिकल का, ये सिंगल पार्टिकल की वजह से हो गया। अगर मैंने i इज इक्वल टू 1 से n पार्टिकल का ले लिया, क्लियर, n भी मत मानिए, बस इतना मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 से कई सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल क्या होगा, आर आई क्रॉस, मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये आर आई हो गया, तो आर आई क्रॉस एफ आई क्या हो गया, एक सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क हो गया। क्लियर? ऐसे ही कई सारे पार्टिकल होंगे, उनका समेशन कर दूंगा तो नेट टॉर्क मिल जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए इसमें जो एफ आई है, यू कैन राइट डाउन वेयर एफ आई क्या है, एफ आई क्या है, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट डाउन, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। ith क्यों लिया मैंने, ये कुछ भी हो सकता है, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल। क्लियर? उन सब का समेशन है। ये बेसिकली क्या है, ये टाउ आई ही है, लेकिन इस समय ये आर क्रॉस एफ की फॉर्म में। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाया है। ये टाउ टोटल बेसिकली इसके इक्वल है। क्लियर? मैं आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, आर आई क्रॉस एफ आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी ठीक है। क्लियर? लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग थिंग बताने जा रहा हूँ। राइट डाउन एफ आई इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके ऊपर लगाने वाले फोर्स कौन कौन है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए। क्लियर? इस रिजल्टेंट फोर्स में क्या क्या है ये आपको डिसाइड करना है। देखिए ये जो पार्टिकल है इसके नेबरिंग पार्टिकल भी होंगे, P1, P2, P3। क्लियर? ऐसे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इसके आसपास, P5, P6। क्लियर? तो देखिए
ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर लगाने वाला फोर्स, कौन कौन लगा सकते हैं इसके ऊपर फोर्स? ये जितने पार्टिकल हैं आपस में ये लगाएंगे फोर्स, इस पर खींचेंगे इसको अपनी तरफ। मान लीजिए मैंने ith पार्टिकल लिया, तो ith पार्टिकल पे लगाने वाले फोर्स कौन लगाएंगे? इसके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं। क्लियर? मान लीजिए P3 ने लगाया फोर्स, तो देखिए मैं सिंगल अभी बात करता हूँ खाली एक की। तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू वन पार्टिकल। समेशन का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ। Fi का मतलब क्या है? देखिए Fi, मैं खाली Fi नेट की बात करता हूँ, इसकी खाली Fi नेट। तो Fi नेट में क्या होगा? फोर्स, इसमें क्या क्या दोनों दो फोर्स होंगे। एक तो एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी के ऊपर जो इस पार्टिकल पे लग रहा है। क्लियर? दूसरा नेबरिंग पार्टिकल्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल ith पार्टिकल पे ड्यू टू वन, ith पार्टिकल पे ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, ith पार्टिकल पे इनका सम करेंगे, ith पार्टिकल पे ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल, इन सब का सम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? नेट इंटरनल फोर्स। क्लियर? लेकिन इसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रहा होगा, हम जनरल बात कर रहे हैं। क्लियर? F एक्सटर्नल। क्लियर? इसको इसीलिए नोट करा Fi एक्सटर्नल, Fi एक्सटर्नल। आई एम राइटिंग अनदर Fi एक्सटर्नल। क्लियर? तो नेट रिजल्टेंट फोर्स Fi क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith पार्टिकल प्लस Fi एक्सटर्नल। मैं थोड़ा यहाँ पर अलग से दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ इस फिगर को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट सी हियर, ये मेरा पार्टिकल है। क्लियर? अब देखिए ये अदर पार्टिकल है P1, ये Pi मान लीजिए ith पार्टिकल। क्लियर? अब इस पे लगाने वाले फोर्स कौन कौन होंगे? एक तो ये P2 लगा रहा होगा, यहाँ से P3 खींच रहा होगा इसे, ऐसी क्या है डिफरेंट पार्टिकल इसको खींच रहे होंगे। P5, दिस इज Ri। क्लियर? अब इस पे एक लग रहा होगा बाहर से, इसके ऊपर एक लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? Fi एक्सटर्नल। समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं खाली इसी पार्टिकल की बात करूं Fi एक्सटर्नल, कितना लग रहा होगा इस पे? नेट Fi नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ith पार्टिकल, कितना लग रहा होगा? F फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू वन फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर? प्लस Fi2 फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू टू, फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। ऐसे ही कितने पार्टिकल होंगे? मान लीजिए n पार्टिकल हैं, Fin। ये सभी क्या हो गए? इंटरनल फोर्स। क्लियर? जो इसके नेबरिंग पार्टिकल लगा रहे हैं इस पार्टिकल पे, प्लस इसके ऊपर एक क्या लग रहा है? Fi एक्सटर्नल, जो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा बॉडी के ऊपर। इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स को सम करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith पार्टिकल मिल गया। तो उस पॉइंट का मतलब क्या था? जो Fi लिखा था मैंने आपको, उसका मतलब क्या है? इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। रिजल्टेंट में इंटरनल फोर्स भी आ गए और एक्सटर्नल फोर्स भी आ गए उस ith पार्टिकल पर। अब मुझे इतना बताइए कि ये तो मैंने ith पार्टिकल की बात करी, ऐसे ही और भी पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ jth पार्टिकल, कोई एक और पार्टिकल है jth, लेट अस सपोज। अब उसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा? नेट Fj1, Fj2, Fj3। क्लियर? इसी तरह Fj एक्सटर्नल, कोई और पार्टिकल होगा उसके ऊपर भी लग रहा होगा ऐसी फोर्स, जैसे इस पे लग रहे हैं इस ith पार्टिकल पे। ऐसी एक और अगर पार्टिकल होगा इसी बॉडी के अंदर jth पार्टिकल, उसके ऊपर भी क्या लग रहे होंगे? सेम फोर्स लग रहे होंगे। क्लियर? तो अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, इतना समझ आ गया? ठीक है, इसको नोट करिए यहाँ से। टाउ टोटल, तो टाउ टोटल क्या होगा? हम लोगों ने समीशन कर देंगे इंडिविजुअल टॉर्क का, इंडिविजुअल टॉर्क। यू कैन राइट डाउन Ri क्रॉस Fi। नोटेशन का बहुत ध्यान रखिए, I इज इक्वल टू 1 से n पार्टिकल तक। क्लियर? तो आपको Fi मिल गया। ठीक है, Ri निकाल लोगे आप,
सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क निकाल लोगे, उसका समेशन करके क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट टॉर्क। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंटरनल फोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ टॉर्क में या नहीं। विल इंटरनल फोर्स कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द टॉर्क, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस जो Fi लिखा है, Fi इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। जब आप इसका समेशन करेंगे, क्लियर लिखा, समेशन लिखा, टाउ टोटल को आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, समेशन Ri क्रॉस Fi में क्या क्या आएगा, देखिए लिखिए इसको, समेशन इंटरनल फोर्स Fi j प्लस नोटेशन क्या रखना, Fi एक्सटर्नल, क्लियर, Fi एक्सटर्नल, j इज नॉट इक्वल टू i, क्लियर, ये समझ में आना चाहिए। देखिए Ri क्रॉस Fi क्या था बेसिकली, ये इंटरनल फोर्स हो गया, ये इंटरनल फोर्स है, समेशन Fi j प्लस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल Fi एक्सटर्नल। अब इन सब का सम कर देंगे तो पूरी बॉडी पे निकल जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया था ना पहले वाला, वही चीज़ है सेम, क्लियर। समेशन Ri क्रॉस समेशन Fi में क्या आ जाएगा, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं ith पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूँ, तो देखिए सब ith पार्टिकल का मैंने Ri लिया, ith पार्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर, सबका समेशन कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए कि जब मैं समेशन करूंगा तो आप मुझे इतना बताइए कि इंटरनल फोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी में जो टॉर्क होगा इंटरनल फोर्स की वजह से 0 होगा, वो मैं प्रूव करता हूँ। जब इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए पहले i इज इक्वल टू 1 से लीजिए, i इज इक्वल टू 1 फर्स्ट पार्टिकल, क्लियर, फिर इसमें समेशन ही तो हो रहा है, i इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ नोट करके आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल r1 क्रॉस, देखिए पहले मैं फर्स्ट पार्टिकल में समेशन को ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिकली है क्या है, r1 क्रॉस, ये क्या है, समेशन Fi j, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू j पार्टिकल की वैल्यू फोर्स एक्टिंग ऑन 2, क्लियर, समेशन ओपन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसी तरह प्लस F1 एक्सटर्नल, क्लियर, इसी तरह प्लस R2 क्रॉस F21 F23, ध्यान रखिए मैंने j इज़ नॉट इक्वल टू i कहा है, क्लियर, कोई पार्टिकल अपने ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, F2 एक्सटर्नल, क्लियर। तो इसी तरह क्या होगा, R3 F31 F32, इसको आप ओपन कर लेंगे, क्लियर। ये जो मैंने बड़ा सा क्वांटिटी है, बड़ी सी चीज़ आपको दिख रही है ना, इसको आप ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। इस पूरी की पूरी चीज़ को मैंने क्या लिखा, समेशन करके लिख दिया है ऊपर, सेम वही है, j इज़ नॉट इक्वल टू i, समेशन Ri वेयर i इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखने वाली चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं ये सब चीज़ें, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा इजी वे में, वरना ये बहुत टिपिकल चीज़ें, कठिन है, आसान नहीं है। देखिए यहाँ पर जब इस समेशन को आप ओपन करेंगे, इस पूरे समेशन को, तो ये बहुत बड़ा सा एक फिगर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है कि R1, कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी, R1 क्रॉस, मैं एक सिंपल सी बता रहा हूँ, R1 क्रॉस F12 प्लस R2 क्रॉस F21, हम इस टर्म की बात करते हैं, R1 क्रॉस F12, R2 क्रॉस F21, हम R1 क्रॉस F13 भी ले सकते थे, R1 क्रॉस F23 भी ले सकते थे। अब मेरे को इन दोनों की वैल्यू पता करनी है, तो देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स 0 होगा, मैं ये चीज़ प्रूव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से, ये मेरी बॉडी हो गई, क्लियर, ये दिस इज एक्सिस, ये पार्टिकल ith पार्टिकल है, एंड दिस इज ith पार्टिकल, अब तो आप फर्स्ट लीजिए, क्लियर,
मैं ये प्रूव करके R1 क्रॉस F12 मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, क्लियर, दिस इज R1 एंड मान लीजिए फोर्स S लग रहा है F1, क्लियर। अब पार्टिकल 2 मान लीजिए यहाँ पर है, क्लियर, दिस इज R2 और F2 कैसे लग रहा होगा मान लीजिए F12 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू टू पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू टू पार्टिकल, ऐसे ही तो होगा इसकी डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू टू पार्टिकल, क्लियर। F21 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। देखिए ध्यान से, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी F21, क्लियर। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये होगा, क्लियर। F12 क्या होगा, माइनस F21 फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया था आपको, क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, R1 क्रॉस F12 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा माइनस F21, क्लियर। सिंस बोथ आर इक्वल देन आई कैन टेक 1 टू बी आउटसाइड, ये माइनस F12 आएगा, क्लियर। एक को आउटसाइड ले सकते हैं तो F12 क्रॉस क्या होगा, R1 माइनस R2 क्रॉस F12, क्लियर, F12। तो देखिए ध्यान से देखिए, R1 माइनस R2 क्रॉस F12, तो R1 माइनस R2 बेसिकली क्या है, दिस इज, इफ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2, तो R1 माइनस R2 क्या होगा, यही तो होगा, क्लियर, यही डायरेक्शन होगी उसकी। और आप देख रहे हैं कि R1 माइनस R2 की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या है, अगर देखा जाए फोर्स की F12 क्या है, अपोजिट भी मान लीजिए F12 ये रहा। अब आप देखिए क्या इसकी वजह से कोई टॉर्क होगा, सिंस R एंड F इज पैरेलल और एंटी पैरेलल एंड बोथ आर इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, R और F के बीच में एंगल क्या होगा 180, सो टॉर्क क्या रहेगा इसकी वजह से 0, R क्रॉस F, आर एस साइन थीटा, थीटा 180 साइन 180 0 होता है, तो इनकी वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0, क्लियर। सो हमेशा याद रखना कि इस इक्वेशन में जो इंटरनल फोर्स है, क्लियर, ये जो इतनी भी इंटरनल फोर्स है R1 क्रॉस F2, R2 क्रॉस F21, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे टॉर्क 0 हो जाएगा, क्लियर। R1 क्रॉस F13 प्लस R2 क्रॉस F23, इसकी वजह से टॉर्क 0 होगा, यानी कि इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होगा, जितने भी पेयर्स बनेंगे इक्वल पेयर्स F12, F21, F13, F31, इनकी वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0, लेकिन जो नेट टॉर्क बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्स, F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल, क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे, इस पूरे समेशन को, तो क्या होगा, समेशन RI क्रॉस क्या होगा, समेशन FI J इज नॉट इक्वल टू I प्लस समेशन RI क्रॉस FI एक्सटर्नल, क्लियर, इसका समेशन, इसकी वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0, इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0, तो टाउ टोटल क्या आएगा, समेशन RI क्रॉस समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, क्लियर, समझ आ गया। इट मीन्स यहाँ से एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्लू निकला कि बॉडी पर अगर टॉर्क है that is not due to internal force, it is due to the external force, so you can write the net torque acting on a body is due to the external force, not due to the internal force. Torque due to internal force is 0, it has no contribution to the rotation effect in the body, in the rigid body,
तो हमेशा रखना, किसी बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो वो अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से रोटेट नहीं करेगा, उसको बाहर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो एक्सटर्नली आपको बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी रोटेट करेगी। क्लियर, समझ आ गया। सेकेंड थिंग, देखिए अगले लेक्चर में हम लोग, मैंने आपको यहाँ से इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हल्का सा मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वाइड में पढ़ेंगे। क्लियर, थोड़ा टाइम भी हो गया है, सो वी विल स्टार्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द नेक्स्ट चैप्टर। आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इन डिटेल आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो प्लीज बी पेशेंट। और इस लेक्चर को जितना फोकस से देखेंगे ना, उतना आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी जो आपको कहीं नहीं पढ़ाई गई। बिलीव मी, इफ़ यू टेक दिस लेक्चर सीरियसली तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे जाके कॉपी पेंसिल उठाइए, खुद से डेरिवेशन करना स्टार्ट करिए, खुद से करिए। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब अस, हम लोगों को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को बताइए, ताकि आप जैसे इतने भी गरीब लोग हैं, जो बच्चे नीडी हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ वॉच, कीप एंगेज, कीप हेल्पिंग अदर्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।